स्वागत है आप सभी का दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं R9 टीवी। साल 2022 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दें तो जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं इस कदर बेचैन हैं कि अपनी रणनीति बनाते हुए क्या यह मान लिया जाए कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पहले इस बात का ऐलान कर चुकी है कि इस बार बड़ी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी, छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर सकती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन दिख रहा है, तीसरी तरफ बीएसपी जिसने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं होगा। आपको याद होगा साल 2007 मायावती अकेले चुनाव लड़ी थी, सत्ता उनको हासिल हुई, मगर 2012 अकेले चुनाव लड़ी, सत्ता से बेदखल हो गई। 2014 अकेले चुनाव लड़ी, एक सीट भी लोकसभा में नहीं आई। 2017 अकेले चुनाव लड़ती हैं, 19 सीटें आती हैं, मगर 2019 गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, सीटें आती हैं 10 समाजवादी पार्टी के साथ में, मगर उसके बाद फौरन उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। सवाल यह कि 2022 में मायावती के पास में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसके बुनियाद पर वो अकेले चुनाव मैदान में उतर रही हैं और जीत के दावे कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, मगर आइए आपको मायावती के उन दावों से आपको सबसे पहले रूबरू करवाते हैं। अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी। मैं खासकर यूपी के लोगों को एडवांस में ही आज ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। तो मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान पर जा रही हैं, उतर रही हैं, ताल ठोक रही हैं, लेकिन इस पर दूसरे दल के लोग क्या कहते हैं, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तौर पर सामने आ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक इसे क्या मानते हैं, सुनिए। मायावती जी अपनी पार्टी की सुप्रीमो हैं और वो अपनी मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ सकती हैं, ये उनका मौलिक आधार है, मौलिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों कार्यक्रमों को लेकर काम कर रही है और गरीब, किसान, मजदूर हों या युवा हों, सभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सम्मानित नेतृत्व है उसके साथ बहुत उत्साह के साथ जनता जनार्दन का सहयोग है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 में 2017 से बड़ी जीत बीजेपी को हासिल होगी। देखिए, मायावती जी अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के लिए और देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पिछले कुछ समय से उतरी हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के दमन के खिलाफ दब चुकी हैं और उनके साथ मिलकर वो अपने अस्तित्व को बचाने का खेल कर रही हैं। देखिए, बहन जी की अलग ही राजनीति है। ज़मीनी स्तर पर बहन जी कहीं दिखती नहीं है, उनके कार्यकर्ता कहीं दिखते नहीं हैं। दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों में अगर बहन जी के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में उनके स्टेटमेंट नज़र आते हैं। तो ये पूरी तरह से साफ है कि जो बहन जी की राजनीति आजकल चल रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति चल रही है। बहन जी 2022 का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगी, लेकिन ज़मीन पर उनकी पकड़ नहीं है, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ नहीं है, उनका संगठन बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 2022 का जो इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा और जनता समाजवादी पार्टी पे अपना पूरा भरोसा 2022 के इलेक्शन में दिखाएगी। देखिए, मायावती जी क्या सोचती हैं और आगे क्या करती हैं ये तो शायद वह भी नहीं जानती।
हमने भी नहीं सोचा था कि मायावती कभी अकेले आएंगी, फिर जिसने गेस्ट हाउस कांड किया कि उसके साथ लड़ेंगी। और वही मायावती ने कहा था कि मैं जीवन भर जब तक मेरा है तब तक मैं मुलायम सिंह या सपा के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन गई, चुनाव लड़ा, वो बात अलग। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आती कि मायावती कब तक कोरोना चलाएंगी। अब वो 22 में उनकी सरकार बनेगी तो ये क्या डर दिखा रही हैं कि 22 तक अभी कोरोना रहेगा। अरे हम तो कहते हैं जितनी जल्दी समाप्त हो जाए, और वैक्सीन आ रही है और आप देखिए कोरोना का उतना प्रभाव रह भी नहीं गया। तो तमाम पार्टियों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और साथ साथ में जो राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, जाहिर तौर पर वो खुद इस बात पर हैरान है कि हमें तो मायावती के फैसलों के आधार के बारे में जानकारी ही नहीं लग पाती है। एक वक्त में कोई और फैसला लेती हैं, दूसरे वक्त में कोई फैसला लेती हैं और फिर उन तमाम चीजों से पलटते हुए एक नया फैसला लेती हैं। सवाल यह है कि आज का यह फैसला क्या 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पड़ने वक्त तक कायम रहेगा, या फिर चुनाव के ठीक पहले कोई और फैसला उनका आएगा, और अगर आएगा तो कितना कारगर रहेगा। चर्चा शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, मगर चर्चा पे जाने से पहले आपको बता दें कि हम लोग जिस तरीके से लगातार R9 टीवी की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, ओवैसी राजभर गठबंधन, इन तमाम चीजों पर जो जमीनी पड़ताल कर रही है, आज उसको लेकर के भी आपसे सामने आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त आज जुड़े हुए हैं, उन मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी, स्वागत है सर आपका। साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता ओंकार नाथ जी हैं। साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ में हैं। बीएसपी की तरफ से धर्मवीर चौधरी साहब हमारे साथ में, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में विवेक सालस जी। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत धर्मवीर चौधरी साहब, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी हाथ आ गई आप लोगों के, कोई जड़ी बूटी आपके पास में आ गई है? 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले मैदान में जा रहे, 2007 से 2022 में कोई फर्क नहीं लग रहा आपको? जब्बार जी देखिए, आज जो है थोड़ा अच्छी बातें कीजिए। आज सामाजिक क्रांति की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। ठीक है, तो मैं समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन पर हम लोग भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग भी उनको गुड लक कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं देते हैं अपने एतबार से, अपने हैसियत से। मगर जो सबसे तीखा सवाल है, और जिस सवाल को आपने कहा कि जरा अच्छी बातें कीजिए, उन सवालों पर मत जाइए, मगर कैसे बच सकते हैं आप? जनता तो जानना चाहती है ना प्रदेश की। देखिए, मैं आपको जब्बार जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश कह रहा है और देश की राजनीति कह रही है। आदरणीय बहन जी से बड़ा रणनीतिकार इस देश में, राजनीति में कोई दूसरा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और 4-4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं, और जो लोग अभी स्टेटमेंट दे रहे थे, जरा वो अपनी हैसियत को देखें पहले, और फिर बहन जी के ऊपर स्टेटमेंट दें, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों और चाहे वो बीजेपी के लोग हों। ये राजनीति है, ये किसी की बकौती नहीं है। मैं सीधे तौर पर ये जानना चाह रहा हूं अब धर्मवीर चौधरी साहब की अकेले चुनाव मैदान में जाने के पीछे के तर्क को कैसे समझें जी? अकेले चुनाव मैदान में जाने के पीछे के तर्क को क्या माने? नहीं, आपका संगठन मजबूत हुआ है, आपका वोटर्स बढ़ा है, आपका जनाधार बढ़ा है, आप सड़कों पर दिखे हैं, जनता के साथ आप खड़े रहे, कैसे इसको देखें, जनता कैसे समझे? 2007 के इलेक्शन से पहले का आंकलन कीजिए जब्बार जी, और 2007 में समस्त ताकतों को हरा करके आदरणीय बहन जी स्पष्ट बहुमत की सरकार हमने 2007 से 12 तक बनाई थी। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता यहां पर जिसको चाहती है उसी को आगे लाती है। धर्मवीर साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि 2007 से लेकर के 2022 के बीच में एक अच्छा खासा लंबा वक्त रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है, राजनीतिक हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुका है, और आप उसी स्थिति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, मगर अब ऐसे में हरीश श्रीवास्तव जी, ये तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है ना कि समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही, बड़ी पार्टी के साथ में, बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, अलग अलग लड़ेंगे, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए जब्बार साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं
कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन या किसी इस तरह के जो गठजोड़ है उनसे बिल्कुल प्रभावित हुए बिना अपना काम करती है। आप 2014, 2017, 2019 तीनों चुनावों को देख लीजिए। जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तब भी परिणाम आपने देखे, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ। नहीं हरीश जी, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर सपा और बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रदेश के अंदर दो यही बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी के बाद अगर देखा जाए, कांग्रेस के अगर अस्तित्व को देखा जाए तो सपा और बसपा का अपना एक वजूद है। अगर अलग अलग जाते हैं तो फायदा तो सीधे तौर पर आपको मिलेगा ना। देखिए, फायदा नुकसान तो जनता जनार्दन तय करते हैं। जनता जनार्दन ही निर्णायक है और वही जिसको चाहता कमान लेता है। लेकिन जनता इन जात पात की राजनीति करने वालों को पूरी तरह खारिज करती है, चाहे वो बहन मायावती हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस जो इस तरह से राजनीति करती है। इन सारे दलों को जनता जनार्दन ने खारिज किया है और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के लिए काम ठीक है, करती है। ठीक है। मैं एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद में इस चर्चा को ओपन करूंगा। ओंकार नाथ जी, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के पास जाना चाह रहा था, मगर ओंकार नाथ जी आपकी तरफ, क्योंकि सपा का स्टैंड क्लियर हो गया, बीएसपी का स्टैंड क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी अपने शुरू से क्लैरिटी रखी रही है। कांग्रेस पार्टी, अगर प्रदेश की बड़ी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? सबने तो साफ कर दिया हम क्या करें। सबसे पहले तो आज मायावती जी का जन्मदिन है, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह स्वस्थ, दीर्घायु और प्रसन्नचित्त रहें, ताकि प्रदेश और देश के विकास पे अपना सहयोग कर सके और देशवासियों को उनके सहयोग से लाभान्वित हों। मैं धर्मवीर जी की बात से सहमत हूं कि आज बहस का ये समय नहीं था। जिसका जन्मदिन होता है उस दिन कम से कम उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ओंकार नाथ जी, और धर्मवीर जी को मैं बताना चाहूंगा, आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। जब राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू आप चाहेंगे और उसी दिन चाहेंगे तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से बात करेगा और उसमें बड़ा नेचुरल है कि वह उनके खिलाफ भी जा सकता है, उनके फेवर में भी जा सकता है। ठीक है, तो लिहाजा अगर आज ये बातें न की जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, इतनी परिपक्वता तो दिखती है ना राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के अंदर कि इसको ले सके। नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आज की बात जो है उनके बारे में न करके आप ये अगर पूछे कांग्रेस क्या करना चाह रही है, तो कांग्रेस अपना कार्य कर रही है। कांग्रेस अपने संगठन को पुनर्जीवित कर रही है, नए तरीके से उसको बना रही है, फिर से उसको तैयार कर रही है। जो कमियां थी उसको हमारी नेता प्रियंका जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से दूर कर रही हैं और दूर करने के बाद जिसको कि अभी आपने देखा होगा कांग्रेस स्थापना दिवस में 3 दिन की जो हमने तहसील लेवल पर यात्राएं निकाली थी उसमें भरपूर लोगों का सहयोग रहा और लोग बाहर निकले। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं अगले दौर में आऊंगा जब इस चर्चा को ओपन करूंगा। विवेक साइलस जी, स्टैंड तो आपका भी क्लियर है, बीएसपी का भी क्लियर है और ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर रखा है, मगर ये गर्चे बीएसपी का अंदरूनी मामला है, बीएसपी का अपना स्टैंड है, लेकिन क्या इसका कोई असर समाजवादी पार्टी के ऊपर आप देख नहीं रहे? देखिए जब्बार भाई, अभी आपने रिपोर्ट में देख रहा था, रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसको सूझ ही नहीं रहा है क्या करना है। आपकी रिपोर्ट तो ऐसे बता रही थी कि जैसे शायद 403 में कम से कम 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। नहीं सर, मुझे लगता है कि आपने उसको अपने हिसाब से ले लिया। जो स्थितियां हैं, आप पूरा जवाब दीजिएगा, जो स्थितियां उस स्थितियों के आधार पर ये बातें अभी कही जा रही हैं। हाँ जी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अभी वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, वहां दोनों की दोनों एमएलसी की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, जहां से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है। तो इसलिए बौखलाई बीजेपी अगर वो कहते हैं आप तो बेहतर होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम नहीं दिखा रही है, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करने के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की। शुभकामनाओं के साथ उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए बोलना चाहता हूँ कि 2014 में खाता नहीं खुला था, शून्य पे थी, और 2019 में अगर हमारा साथ नहीं मिलता तो ये 10 सीटें जो 10 सीटें जीत के आए वो भी नहीं जीत के आती। 19 विधायक हैं, बात करते हैं सरकार बनाने की। आपने जात पात की भी राजनीति की, तो जात पात की राजनीति करता कौन है?
भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं तो फिर आप वजह इतनी क्या रहे? परेशान विवेक सालस जी, की त्रिपाल धर्मवीर आपके सर चौधरी पे जी को आई भी लाया हुई जाए, है। विवेक सालस ये जी भी दोनों बहन लोगों जी के को। आशीर्वाद से विवेक आई हुई सालस विवेक जी। ठीक है, धर्मवीर चौधरी साहब, ऐसा है विवेक सालस जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे। धर्मवीर जी एक सेकंड, बहन जी के आशीर्वाद धर्मवीर से जी है। एक सेकंड में आऊंगा, अखिलेश यादव मैं भी एक चुनाव हार सेकंड, जाते हैं। धर्मवीर बहन जी धर्मवीर जी आशीर्वाद है, किसका ठीक है। आशीर्वाद भी चुनाव हार जाते हैं मैनपुरी में। ठीक है, है। विवेक सालस जी, अगर धर्मवीर जी का बीएसपी को आशीर्वाद है। फायदा हुआ समाजवादी पार्टी की वजह से 2019 के लोकसभा के चुनाव के अंदर 10 सीटें बीएसपी जीतती है, तो फिर बीएसपी अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका वोट ट्रांसफर वो तो नहीं बहन जी हुआ। का चरित्र है। याद वो नहीं, क्या महज उसे चरित्र मान लिया जाए? याद वो ये नहीं, जब वोट गठबंधन नहीं किया। करती है उसको निभाती डिम्पल नहीं है। यादव जी धर्मवीर कैसे साहब, मैं आपकी हारे तरफ हैं? आऊंगा, धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जवाब उनको देने दीजिए। शिवपाल यादव जी ने बहन उनकी जी का कैसे इतिहास खबर है खो ये। दिया है, ये बेहतर जानते हैं साइलस जी। बहन जी का इतिहास रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इस सवाल पर जवाब आप दोनों लोगों को आपने सामने ला करके लूंगा, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आज मायावती जी का जन्मदिवस और जाहिर तौर पर ऐसे मौके पर उनका एक बड़ा ऐलान, आपको लगता है कि ये आखिरी फाइनल ऐलान उनका है, या फिर चुनाव आएगा तो उससे पहले रणनीति के हिसाब से कुछ और बदलाव हो सकते हैं? नहीं जब्बार भाई, चुनाव अभी बहुत दूर है, इतनी जल्दबाजी में बातें करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले इलेक्शन भी आप देखेंगे 2019 का, तो अंतिम समय में ही गठबंधन हुआ था जी, तो कुछ भी हो सकता है। और आज बहन जी का जन्मदिन है। मैं न तो चौधरी साहब की बात से सहमत था, न ओंकार नाथ सिंह की बात से सहमत था कि आज कुछ बातें न की जाएं, क्योंकि आज ही यदि हम बात नहीं करेंगे तो संदेश कैसे जाएगा। आज स्वयं बसपा प्रमुख ने खुद ही संदेश दिया है अपने जन्मदिन पर कि हमें 2 राज्यों में चुनाव लड़ना है, अकेले चुनाव लड़ना है, सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, जन कल्याण दिवस के रूप में जितने भी कार्यकर्ता हैं मेरा जन्म दिवस मनाएं। तो एक जन्मदिन पर एक संदेश देने का प्रयास जो खुद स्वयं मायावती जी ने किया है, तो सवाल तो बनते हैं कि जब किसी बिल्कुल किसी एक कार्यक्रम पे, किसी अपने जन्मदिन के कार्यक्रम पे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना, अपने कार्यकर्ताओं से मन और दिल की बात कहना, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल निकल के आते हैं कि इतना बड़ा संदेश यदि आपने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जो 2022 के चुनाव में आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं? ये बिल्कुल सवाल बनता है और ससम्मान सवाल चौधरी साहब को देना भी चाहिए। तो आपको कोई इसके पीछे कोई वजह समझ में आई कि मायावती जी ने इस हिसाब से, इस बुनियाद पर यह फैसला लिया होगा? कोई ऐसी वजह जो अभी दिख तो नहीं रही ना, पब्लिक डोमेन में तो कोई नहीं है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल के जो मुखिया होते हैं वो चुनाव से पहले माहौल बनाने का तो प्रयास करते ही हैं सारे। हो सकता है जो इनका महागठबंधन जो संकल्प मोर्चा बना हुआ है, संकल्प मोर्चा के साथ वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये भी अब समय बताएगा। दूसरा, जिस तरीके से भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं उससे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी भयभीत तो है कि आखिर में कहीं वोट कटुआ के रूप में वो सामने ना आ जाए, तो आखिर में वो भीम आदमी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी? क्या संकल्प मोर्चा के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? संकल्प मोर्चा के साथ जाती है तो बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी से जो माहौल बिगड़ा, उनका गठबंधन टूटा, क्या वापसी उधर ही होगी या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ये समय बताएगा। लेकिन अपने अपने तुरफ के पत्ते हैं, दबाव बनाने का प्रयास होता है कि पहली बार उन्होंने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो एक माहौल बनाने का प्रयास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे राजनीतिक दल, संकल्प मोर्चा अलग चुनाव लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेंगी, और कांग्रेस का भी तय नहीं है कि वो संकल्प मोर्चा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये ऐसा माहौल बनता है तो ये माहौल दिखाता है कि भाजपा को फायदा पहुंचेगा। वास्तव में भाजपा को हराने का प्रयास सारे विपक्षी दल करेंगे तो गठबंधन में आना पड़ेगा। ये तय है कि इस बार गठबंधन का या महागठबंधन का कोई स्वरूप फिलहाल नहीं दिख रहा है, और बीजेपी के लिए एक तरीके से पूरा रास्ता खुला हुआ, साफ है। बीजेपी के लिए ज्यादा अंदेशे की बात नहीं है, आपके हिसाब से ऐसा लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। धर्मवीर चौधरी साहब, अब इसी सवाल को अगर मैं आगे ले जाऊं, क्या ये आपकी पार्टी का डर है कि साहब गठबंधन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत में अपने कार्यकर्ताओं में एक ऑक्सीजन भरनी है, एक उत्साह देना है, चुनाव बहुत दूर है, जब नजदीक आएगा तो उस वक्त एक और फैसला ले लेंगे अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए कि उठो हम अकेले ही मैदान में हैं? जब्बार भाई, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, ये सब पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की ताकत से भयभीत हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात, ये कैसे? ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, मान लिया हमने कि भयभीत हैं, टीम के रूप में काम कर रही है, ये बीजेपी को ही जिताने का काम करते हैं।
जो इनकी दलित विरोधी मानसिकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहन जी ने बखूबी पहचानी है। और हम ये जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, बहुजन समाज की ताकत क्या है। 85% पर 15% लोग कब्जा किए हुए हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को 5 साल धर्मवीर से जी, 6 साल से धर्मवीर जी, देश की जनता, बेशक प्रदेश की जनता देख मैं रही इस है। बिंदु पर आपसे सवाल भी पूछूंगा, चर्चा भी करूंगा, मगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आपके सामने है। मेरा सवाल यह है, क्या आपकी पार्टी एक तरीके से एहसान फरामोश नहीं है, जैसा जिन शब्दों का इस्तेमाल सपा करती है कि वो गठबंधन का धर्म जो है उसको निभाते नहीं है? जब चुनाव के अंदर 2019 के चुनाव में गठबंधन किया, 10 सीटें हमसे ले लिया या हमारे सपोर्ट के बुनियाद पर जीत गई और उसके बाद में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब्बार जी, उससे पहले जाइए आप। नेताजी को सीएम किसने बनाया था? उसके बाद आइए। जो फूलपुर का, कैराना का, नूरपुर का चुनाव था, गोरखपुर का चुनाव था, बहन जी के एक इशारे पर इनकी पार्टी को जिताने का काम किया था, जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये जो शिवपाल यादव ने इनको हरवाया है, ये इनकी कमियां हैं, हमारी कमियां नहीं हैं। ये जो डिंपल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल का बेटा चुनाव हारे, वो किसकी कमियां हैं? वहां उनको यादवों ने हरवा दिया। और आप विवेक साइलेंस जी सुनिएगा ध्यान से, बीएसपी पर और बीएसपी की वजह से तो नहीं, वो आपकी सारी बातें धर्मवीर चौधरी हो जाते हैं। धर्मवीर चौधरी जी, आपकी सारी बातें सही है, मगर क्या विवेक साइलेंस का यह आरोप आपके ऊपर कि आपकी पार्टी एहसान फरामोश है क्योंकि आपने 10 सीटें हासिल कर ली, चुनाव के फौरन बाद आपने गठबंधन तोड़ दिया? बहुजन समाज के हित में, पार्टी के हित में जो निर्णय बहन जी लेती हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। राजनीतिक नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। आज बहन साइलेंस जी जवाब दीजिएगा, राजनीतिक नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है। ये हमारी ताकत है कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। ये बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ये क्यों भयभीत हो रहे हैं, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई चुनाव तो हम अकेले लड़ रहे हैं, इनको क्या परेशानी है? जी, हमको क्या परेशानी होगी जब्बार भाई? जिसका कोई वजूद ही नहीं उससे हम क्यों परेशान होने लगे? क्यों हम परेशान होंगे? वो अपने साथ 10 पार्टियों को लेके लड़े या अकेले लड़े, उनकी मर्जी है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है कि बहुजन समाजवाद पार्टी ने एहसान फरामोशी की। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही किया, आधी सरकार करने का वादा था, सरकार गिराते आए। ये तो इनका चरित्र है, ये तो इनका इतिहास है, इसमें कौन सा नई बात है। और धर्मेंद्र जी, हमको तो लगता है इस बार मायावती जी अगर बहन जी खुद चुनाव लड़ जाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको खुद चुनाव हरा देगी। पहले खुद चुनाव जीत के दिखाए तब सरकार बनाए ना। आप ज्योतिषी का भी काम करते हैं क्या? आप ज्योतिषी का भी काम करते हैं क्या? ज्योतिषी का भी काम करते हैं। इस देश में जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जो जनता चाहेगी वो होगा। आपके सोचने से, आपके कहने से नहीं होगा। विवेक जी, आप अपनी हैसियत को देखिए, आप अपनी हैसियत को देखिए। बहुजन समाज पार्टी की वो हालत है कि जब्बार भाई इस बार 19 सीटें शायद हो सकता है 0 पे आ जाए विधानसभा में। बड़ी बड़ी बातें करने से, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। चुनाव हारने के बाद जाइए दिल्ली जाके बैठ जाइए, आपसे ज्यादा वोट परसेंट, आपसे ज्यादा। ठीक है, सवाल इसी बात का है कि क्या बीएसपी सिर्फ अपने संगठन की बुनियाद पर या उसका जो कोर वोट है उसी आधार पर चुनावी मैदान में उतर रही है, बाकी किसी फायदे की उम्मीद बीएसपी को नहीं है? ठीक है, बड़ी पार्टी है, ठीक है, और आपकी क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर ठीक है, सुनील कौशिक साहब, सुनील कौशिक जी, जाहिर तौर पर भले ही चाल चरित्र चेहरे की बातें करके हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं ये राजनीतिक पार्टियां, मगर इस हमाम में तो बीएसपी उसी तौर पर नंगी है जिस तरीके से इसके कई सारे एग्जाम्पल सेट किया है, चाहे वो सपा के साथ में रहा हो या इससे पहले गठबंधन की बात अगर करें या बीजेपी के वक्त में एक वक्त में रहा हो। गठबंधन तोड़ने का या गठबंधन धर्म ना निभाने का सबसे ज्यादा आरोप तो बीएसपी पे ही लगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं और इसको आगे बढ़ाऊं तो कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं रहा है। यदि आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, तमाम राजनीतिक दल हैं जिन्होंने समर्थन दिया, सरकारें गिराई, सरकारों के साथ किस तरीके से बिहेव किया, सारे लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे तो निश्चित तौर से कि 2 बार बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा किया है कि जिनके साथ गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। लेकिन ये राजनीति है जब्बार भाई, और राजनीति में यदि पार्टी का मुखिया ये न देखाएगा कि हमारी पार्टी को नुकसान और फायदा क्या होने वाला है, उसके आधार पर निर्णय नहीं लेगा। पीछे
क्या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरना, उत्साह पैदा करना अभी के लिए इसे मान के चले? नहीं, बिल्कुल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना सिर्फ कि सारे इतना ही है, यानी कि बाद में ये फैसला बदलेगा। बिल्कुल, राजनीतिक दल लोग जो होते हैं वो चुनाव से पहले इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातें वहां से निकल के आती हैं कि एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करें। ठीक है, मगर इसमें दो सेक्शन है, एक वो जो जाटव बिरादरी है और दूसरा गैर जाटव है। ऐसे में 14% और करीब 8% का अंतर है दोनों के बीच में। मगर धर्मवीर चौधरी साहब, एक वक्त था जब ये पूरा वोटर, दलित समाज का वोटर, अगर देखा जाए 80 के दशक की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था, मगर एक वक्त आया कि बीएसपी के साथ में ये वोटर आया। वजह क्या ऐसी आ गई 2007 के बाद से, अगर मैं बात करूं, कि आपका ही वोटर आपसे छिटकता चला गया? आज मौजूदा स्थिति क्या है? जब्बार भाई, बीजेपी को क्या दलित समुदाय ने वोट नहीं किया 2014 में या फिर 2017 में? जब्बार भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप बीएसपी का वोट परसेंट देखिए, 7 का वोट परसेंट देखिए, 12 का देखिए, आपके वोट बैंक में सेधमारी हुई या नहीं हुई? मैं उस सेधमारी की बात कर रहा हूं। सेधमारी हुई है? आप वोट परसेंट देखिए, हम 22% पे लगातार वहीं पर टिके हुए हैं। कहां सेधमारी हुई है? ठीक है, बताएंगे हरीश श्रीवास्तव जी, दलित समुदाय का वो वोट बैंक या वो वोटर जो कि बीएसपी के साथ हुआ करता था, आपके साथ नहीं आया क्या? बीजेपी तो दावे करती है और दिखता भी है नतीजों में। नहीं, निश्चित रूप से आया। दलित समाज का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला और जो अदर बैकवर्ड समाज है उसका भी वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को तो सभी का सपोर्ट मिला। अब वो बसपा के प्रवक्ता उस बात को, सच्चाई को नहीं स्वीकार कर सकते। आपके पास में वोट बैंक आया था ओबीसी का, आपने जो है मौर्य जी को आगे किया, अनुप्रिया पटेल को आगे किया, राजभर साहब को आगे किया और सबको आपने धोखा दे दिया। वो छलावा जो ओबीसी के साथ आपने किया उसको पूरा प्रदेश देख रहा है। वही ओबीसी के लोग थे जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का आपने वादा किया था, लेकिन आपने धोखा दिया उनको और वो धोखा वो खाए बैठे हैं और 22 का इंतजार कर रहे हैं। आप दलित समाज की बात छोड़ दीजिए, आपको ओबीसी का एक वोट नहीं मिलेगा इस बार। जाटों के आरक्षण को आपने खत्म कराया केंद्र में, 9 राज्यों के आरक्षण को खत्म कराया। जाटों ने आपको वोट दिया पश्चिम में और जाट लट लेके घूम रहे हैं आपके पीछे। आज किसान की हालत क्या है? 2 महीने से जो है किसान अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ है और आप वोट तलाश कर रहे हैं। आपको लट पड़ेंगे इस बार, आप देखना। आप दिवा स्वप्न देखिए, किसान आपको लट पड़ेंगे। आप गांव में घुस नहीं सकते भी है, आप गांव में घुस नहीं सकते। हरीश जी, धर्मवीर चौधरी साहब का ये प्रहार आपके ऊपर है। आपके सामने अगर टीवी ना हो तो मैं आपको बताऊं, बीएसपी नेता प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी साहब आप पर ये प्रहार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बहन जी के जन्म दिवस पर जन कल्याणकारी, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? क्या ये गलत बयानी कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? नहीं, धर्मवीर चौधरी साहब इस समय फ्रस्ट्रेशन में है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और आप बीजेपी के लोग हैं। लेकिन सच्चाई जो गुजरात से इस्तीफा करा करके यहाँ पर लोगों को एमएलसी बना रहे हैं और मंत्री बना रहे हैं। इस वजह से वो बहुत इससे बहुजन समाज पार्टी फ्रस्ट्रेशन में नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता भयभीत और हतोत्साहित है कि आयात करके यहाँ पर मंत्री और नेता बना ठीक है। मैं जो सवाल धर्मवीर चौधरी साहब से मैंने पूछा था, मैं उसी सवाल को, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ हरीश श्रीवास्तव जी, मैं उसी सवाल को ओंकार जी आपकी तरफ लेकर आ रहा हूं। एक वक्त में ठीक है, शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ही का एक तरीके से वोट बैंक ज्यादा बड़ा स्तर पर देश के अंदर हुआ करता था, मगर 80 के दशक की मैं बात करूं, जिसका जिक्र मैंने धर्मवीर चौधरी से सवाल में किया था, ये वजह आप इसके पीछे कोई बड़ी नहीं मानते कि वो समुदाय आपसे छिटकता इतनी दूर चला गया कि वापस लाने के लिए आपको कोई रणनीति सूझ नहीं रही? तो ये समुदाय हमारे साथ ही था, दलित वोट हमारे साथ ही था। 89 के बाद जरूर थोड़ा परिवर्तन हुआ है जी, लेकिन उसके बाद मैं आपसे बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो सत्यता है उसको मानना चाहिए। दलित वोट बैंक एक समय में मायावती जी के पास पूरी तरह से, क्या मतलब 80% जा चुका था, इसको हम मानने से परहेज नहीं करते। लेकिन आज वो स्थिति नहीं, आज स्थिति भटक गई है। दलित जो है
यानी वो कि एक आपने चौराहे जैसे पे खड़ा है। आपके पास से मेरी जैसे बात सुन छिटक ले। गया वो पहले वोटर, बात सुन ले, वैसे बात ही सुन ले, बीएसपी के बात पास सुन से भी छिटक गया, यही हाँ, मान के मुझे चले सुन ना? ले पहले उसको। जी। तो और वो जो है चौराहे पे खड़ा है, वो ये देख रहा है कि हम कहाँ जाएं जहां हम सुरक्षित रह सके और जहां हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को समाधान करने की ताकत किसी व्यक्ति में हो। आज हर व्यक्ति जो है वो सौदेबाजी कर रहा है, और कांग्रेस ने कभी सौदेबाजी नहीं की। कांग्रेस ने जब भी किसी को साथ में रखा या किसी के साथ में रहे या किसी की सेवा की तो निस्वार्थ सेवा की। आज स्थिति विपरीत है, हम फिर से अपने काम को कर रहे हैं और जनता के विश्वास को जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। और हम कैसे जीतेंगे ये रणनीति हम इस चैनल पर नहीं बताने वाले हैं। हम वोटर से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वो हमारे में और वोटर के बीच में बात है। कैसे करना है, क्या करना है, ये हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज की कोई दो राय नहीं है। इस समय मायावती जी के पास दलित वोटर की वो शक्ति नहीं रह गई है जो एक जमाने में हुआ करती थी। ठीक है, विवेक साइलेंस जी मैं आपकी तरफ आऊं, उसके बाद मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, विवेक साइलेंस जी, क्या एक बड़ा तल्ख तजर्बा रहा 2019 का लोकसभा का चुनाव बीएसपी के साथ जाकर के आपकी पार्टी के लिए? इसलिए आपने शुरू में ऐलान कर दिया कि साहब, क्योंकि 2017 में आप गए थे कांग्रेस पार्टी के साथ में, दोनों तजर्बे आपके सामने रहे, दोनों से आपको फायदा नहीं हुआ, इसलिए आपने कह दिया कि साहब बहुत होगा, अब छोटी पार्टियां साथ आती हैं तो ठीक, नहीं तो अकेले हम भी जाएंगे। देखिए 2019 की जहां तक बात है, हम चाहते थे कि गठबंधन आगे चले, दोनों पार्टियां एक साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको धोखा मिला। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मैं धर्मवीर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि केशव मौर्य जी को, ओबीसी को इन्होंने प्रोजेक्ट करके उनको नहीं बनाया, ओबीसी को धोखा दिया। जबकि केशव मौर्य जी ने 5 अगस्त को लोधी किसान समाज सम्मेलन कराया था, 6 अगस्त को बुर्जी समाज सम्मेलन कराया था, 7 अगस्त को निषाद कश्यप बिल सम्मेलन कराया था, 10 अगस्त को मोदनवाल हलवाई सम्मेलन कराया था, 11 अगस्त को जाट सम्मेलन, 12 अगस्त को कुर्मी पकेल गंडवार सम्मेलन, 13 अगस्त को गिरी गोस्वामी समाज सम्मेलन, 14 अगस्त को चौरसिया समाज सम्मेलन और 15 सितंबर को यादव सम्मेलन कराया था। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बैठ के बोलती है कि वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। ये सारे सम्मेलन केशव प्रसाद मौर्य जी ने कराए थे। ओबीसी को धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी हम मान लेते हैं। और बीएसपी के जहां तक सवाल है, दलित नहीं, विवेक साला जी, सैद्धांतिक बातों में तो ठीक है, आपकी जाति की राजनीति नहीं होती, मगर सच्चाई तो है ना देश की या उत्तर प्रदेश के खास तौर पर कि जातिगत राजनीति होती है, उसी बुनियाद पर चुनाव जीते जाते हैं। जब्बार उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भी है, ये जाति और धर्म की राजनीति, अली बजरंग बली शमशान कब्रिस्तान वाली राजनीति से अब ऊपर उठना चाहती है। अब वो वक्त आ गया। आज कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी और बिजली, किसान, डीजल, पेट्रोल, 2014, 19 और 17 में क्या ऊपर उठ गई अब जनता प्रदेश की? देखिए जब्बार भाई, की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है, मतलब इन नतीजों को फिर आप सामने रखिए ना। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जैसे आसमान रंग बदलता है उसी तरह से प्रदेश की जनता समझ गई है कि कौन किस तरह की राजनीति करता है। और अब जनता को जिस देश में प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में युवा और बेरोजगार डिग्री होल्डर मना ले, तो आप समझ जाइए कि अब जनता जाग चुकी है। और इस तरह की धर्म और जाति की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं चलने वाली। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं धर्मवीर चौधरी साहब कि उनका वोट बैंक कमजोर हुआ है? गर्चे उनका वोट प्रतिशत जो रहा है, उस वोट प्रतिशत को अगर बहुत ज्यादा उठापटक के तौर पर नहीं देख पाते हैं, नहीं दिखता है, मगर इनके उस दलित समुदाय में इनकी जो पॉपुलैरिटी थी या जो समर्थन था, वो कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ी है, वो छिटका है, वो दूर गया है। नहीं, बिल्कुल पड़ा है। यदि हम 2007 की बात करें तो मुझे लगता है कि 25% से ऊपर इनका वोट बैंक उत्तर प्रदेश में था। यदि हम लास्ट के चुनाव की बात करें तो 19% के आसपास इनका वोट बैंक रह गया। तो ऐसा नहीं है, सारे चुनावों की हम समीक्षा करेंगे तो उतार चढ़ाव तो रहे हैं इनके वोट बैंक के। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या चेंजिंग हुई है, सारा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से कौन सा वोट बैंक किनके साथ गया। 1989 में जब पहली बार सांसद बनी और काशीराम जी की जब एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई राजनीति में, तो वोट बैंक किस तरीके से खिसका दलित का। और दूसरा बात आप कहेंगे कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको बनाने में कौन सी पार्टी की भूमिका रही? ये समझें कि कांग्रेस ने ही इन लोगों को आगे बढ़ाया,
कांग्रेस ने ही इनको जमीन दी और आज कांग्रेस का वोट बैंक ही ये लोग इन लोगों के पाले में आ गया। तो ये कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि जो वोट बैंक था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मगर इसमें सिर्फ इन पार्टियों को श्रेय नहीं दे सकते ना, कांग्रेस की अपनी कमियां भी तो उसके लिए हैं। नहीं, बिल्कुल श्रेय तो कांग्रेस की कमियों को भी जा रहा है। बिल्कुल कमियां हैं। देखो वो स्पेस जो खाली हुआ, इन पार्टियों ने उस स्पेस को अपनी तरफ कर लिया। आप देखिए कि विवेक जी ये कहने के लिए आज कह रहे हैं आपके मंच पे बैठ के कि बेरोजगार लोगों ने जन्म दिवस प्रधानमंत्री का मनाया, लेकिन ये अभी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है कि 2014 में जो भाजपा ने वायदे किए, चाहे 2 करोड़ नौकरियों के वायदे किए हों, चाहे 15 लाख उनके अकाउंट में लाने की बात हो, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, यदि उसके बाद इस देश में कोई चुनाव होता है 2019 का और उस पर विपक्ष की बात पे जनता मोहर नहीं लगाती है, तो ये विपक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा, आत्ममंथन भी करना पड़ेगा इस बात का कि जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए, वो मुद्दे जनता ने नहीं माने। क्या उस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति ने चाहे झूठ बोला चाहे सच बोला, क्या आज भी देश की जनता उसके साथ खड़ी है? और ये बहुत साफ है कि विपक्ष भले ही उन नोटबंदी को, जीएसटी को और इन तमाम रफाल को, बहुत सारे मुद्दों को उठाता रहा विपक्ष, लेकिन उसका कोई असर वोटिंग के टाइम पर जनता के दिलो दिमाग पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। धर्मवीर चौधरी साहब, यही विपक्ष को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि जिन मुद्दों के आधार पर हमने बीजेपी को घेरा 2019 में, अब वो जनता से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो बीजेपी को घेरने में कामयाब होंगे? तो यानी कि विपक्ष के पास में मुद्दे ही ऐसे नहीं है जिससे जनता के साथ में सीधे सीधे कनेक्टिविटी विपक्षी पार्टियों की बन सके। धर्मवीर चौधरी साहब, अब ऐसी स्थिति में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। आपकी पार्टी, आप देखिए 2012 के बाद से 2020-21 तक में आपके बड़े नेता, कई सारे विधायक, कई सारे नेता आपकी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग चले गए, आपकी पार्टी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए। कहा जाता कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर में थी। बहुत सारे ऐसे नेता जो छोड़ करके आपकी पार्टी को चले गए। ऐसे में आपके पास कोई कद्दावर ऐसा नेता नहीं आया जिसकी बुनियाद पर किसी समुदाय का वोट लाने का आप बात कह सकते हैं। तो फिर वही सवाल एक बार फिर से, कोई जड़ी बूटी आ गई है क्या? कैसे इसको जनता समझेगी, विश्वास कैसे करेगी जनता? जब्बार भाई, बहुजन समाज पार्टी में नेता सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हैं, बाकी सारे वर्कर हैं। नहीं, तो ये आज की परिप्रेक्ष्य में ये इसकी अच्छी बात है, ये राजनीति की अच्छी बात है या राजनीति की बुरी बात है? ये राजनीति की अच्छी बात है या राजनीति की बुरी बात है? आपने सेकंड लाइन के नेता को तैयार ही नहीं होने दिया, सबको वर्कर्स के रूप में देखा। देखिए, ऐसा नहीं है जब्बार भाई। बहन जी ने सर्व समाज के साथ में, जब हमारी 2007 में सरकार बनी थी, तो मीडिया ने ही ये कहा था सोशल इंजीनियरिंग की है। और सर्व समाज के साथ में बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती है, ना जाति की राजनीति करती, ना धर्म की राजनीति करती। और बहन जी के आशीर्वाद से ही मैं आज आपके टीवी के चैनल पर बैठ करके बात कर पा रहा हूं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की बहुत सारे पॉपुलर नारे आपकी पार्टी की तरफ से, तिलक तराजू और तलवार और न जाने ऐसे कितने नारे थे, आपके जैसे न जाने कितने ऐसे नारे थे जिसके बुनियाद पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत बवाल भी हुए। ये आपके जैसे जो मनुवादी सोच के पत्रकार हैं, ये उनका दिया हुआ नारा है, ये बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं दिया। और अगर आपके पास में इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड हो तो दिखा दीजिए आप जनता को। मेरे ऊपर तो अलग अलग तरह के ठप्पे लगा रहे हैं धर्मवीर चौधरी साहब, मगर आप इसका जवाब दीजिएगा कि आखिर वो जड़ी बूटी कोई तो दिख नहीं रही है ना। जनता को कोई एक बिंदु चाहिए भरोसा करने के लिए, जनता को कोई एक बिंदु चाहिए भरोसा करने के लिए। डॉक्टर सुनील कौशिक जी जवाब दीजिएगा इनको, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो इनको लगेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूं। लड़ेंगे और कैसे बहन जी को 2022 में सीएम बनाएंगे ये हम जानते हैं। ये जब्बार भाई, जब धर्मवीर जी पे कोई जवाब नहीं होता है किसी का, तो सांपनाथ, नागनाथ और मनोवाद, ये इनके पास शब्द निकल के आते हैं। और उसमें ये मीडिया को लपेटने में भी बहुत माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई इनके पास जवाब नहीं है तो सीधा मीडिया, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी सरकार, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी सरकार, अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप दिखाइए। आप फर्जी बातें करना नेशनल टीवी चैनल पर बंद कर दीजिए। धर्मवीर जी, यदि आपको लग रहा है कि हम गलत कह रहे हैं तो हमारे खिलाफ आप कोर्ट चले जाओ। अरे भैया, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेताओं ने ये चीजें नहीं कही हैं, तो आप जनता जानती है, फिर आप ये भी कहो, ये देश की जनता जानती है, फिर आप ये भी कहो कि ये गणेश है। नहीं, आप ये कहो हाथी नहीं गणेश हैं, ये भी आपने नारा नहीं दिया, ये भी नारा नहीं दिया ना आपने।
ये नारा दिया आपने? ये भी नहीं दिया। कौशिक जी, हाँ दिया हमने नारा, ये वाला नारा दिया हमने, और पिछला वाला नारा दिया। और ब्राह्मण समाज ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बना दी। बहन जी को जो है उनके साथ आए ब्राह्मण समाज के लोग, और आज भी ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। सुनिए धर्मवीर जी कि जब 2007 में आपने सर्व समाज को लेकर के चलने की बात की, आप जैसे पत्रकार जो खाकी निक्कर पहन के आते हैं, अभी इनका धर्मवीर चौधरी साहब, आप ये व्यक्तिगत ये ऐसा हमला है, ये ऐसी बात है मेरे ख्याल में, ये सभ्यता के दायरे की ये भाषा परीक्षण, ये भाषा ठीक थोड़ी हमला कर रहे हो। सोच को मैं जानता हूँ धर्मवीर जी, आप हमला नहीं कर रहे हो, सोच को जानता हूँ। आप हमला नहीं कर रहे हो, ये तो बहन जी ने हमला किया है कि प्राइमरी टीचर से लेके 400 करोड़ तक की कैसे मालकिन हो गई, ये हमें मत बताओ, ये हमसे मत खुलवाओ। ये आपने दलितों को लूट करके, आपने दलितों को चंदा करके लूट करके, आप जैसे मनुवादी सोच के मनुवादियों को नहीं लूटा, तकलीफ होगी। ये मनुवादियों को नहीं लूटा, ये दलितों को लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अगर वो हाथी ऐसे ही आगे जाएगा, ये बहन जी का कारवां ऐसे ही आगे जाएगा। जवाब दे दो। आप जो है, आपके सांप लौटने से बहुजन समाज का कारवां नहीं रुकेगा। हमारे ऊपर धर्मवीर चौधरी साहब, डॉक्टर सुनील कौशिक के ऊपर क्यों सांप लौटेगा? आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। तो मीडिया को अपने कार्यक्रमों में आने से नहीं रोकते? ठीक है, मीडिया को अपने कार्यक्रमों को नहीं बताते? जितनी भी मीटिंगें आपकी होती थी, मीडिया की नो एंट्री होती थी, आज भी हुई है। मैं कह रहा हूं, तो आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ रहा है? आपकी सरकार थी तो मीडिया की एंट्री नहीं थी, आपके संगठन की मीटिंग होती थी, और हम कह रहे हैं ना, आपके संगठन की मीटिंग होती थी, मीडिया की नो एंट्री होती थी। जैसे पत्रकार ही है। देखिए धर्मवीर चौधरी जी, मुझे लगता है इस चर्चा को आप बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तर्कों के साथ में आप बात को खारिज कीजिए ना। धर्मवीर चौधरी साहब, आपके पास में तर्क है, उन तर्कों के आधार पर आप उनकी बातों को खारिज कीजिए। बेशक डॉक्टर सुनील कौशिक को भी बुरा नहीं लगेगा उसमें। हम जैसे पत्रकारों की जब आरोप लगा रहे हो तो स्वागत है आपका। ठीक है, आपकी पार्टी ने आपको यही सिखाया, ठीक है, यही सोच आपकी डेवलप की आपकी पार्टी क्योंकि हम लोग इस चर्चा के बिल्कुल मीडिया को भी अपनी डॉक्टर सुनील कौशिक जी, धर्मवीर चौधरी साहब चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर चर्चा होती रहे, मगर धर्मवीर चौधरी साहब, एक सीधा सा सवाल है। ये एक ऐसी स्थिति में प्रदेश है जहां पर चुनावी मोड में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जनता किन चीजों को लेकर के विश्वास करे? आपने बीते 5 वर्षों में ऐसा क्या किया है? ऐसा कौन सा मुद्दा सड़कों पर उतर करके उठाया है? मायावती जी ने ऐसा क्या किया है? आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्या किया है? किस तरीके से जनता का साथ में आपने जुड़ाव रखा है जिसकी बुनियाद पर जनता विश्वास करे, और आप ही के बिरादरी या समुदाय के लोग या बीएसपी जो कोर वोट है वही क्यों भरोसा करे, जब उसके पास में अब तो ऑप्शन आ रहे हैं कई सारे? जब्बार भाई, ये क्वेश्चन तो आपको बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि 5 साल में, 4 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया। मैं आज आपकी पार्टी के, और दूसरी बात सुन लीजिए, पार्टी के सुप्रीमो के ऐलान के बाद में सवाल आपसे कर रहा हूं ना। आपकी पार्टी के सुप्रीमो के ऐलान के बाद में सवाल कर रहा हूं आपसे। बहुजन समाज पार्टी के समय में जो योजनाएं आदरणीय बहन जी ने चलाई थी, चाहे वो एक्सप्रेस वे की हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे की हो, गंगा एक्सप्रेस वे की हो, चाहे वो जेवर का एयरपोर्ट हो, ये सारी योजनाएं बहन जी के समय की हैं। ये उन्हीं को पूरा कर रहे हैं, इनके पास में कोई योजना अपनी नहीं है। चाहे वो प्रदेश में मेट्रो चलाने की बात हो, कैसी बात कर रहे हैं आप? बहन जी ने विकास का खाका वो तैयार किया था। मुद्दे पर नहीं जा रहे, आप उस बिंदु पर जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? ये लगातार बीते 5 वर्षों में, 7 वर्षों में आपकी पार्टी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? नहीं, बिल्कुल मजबूत है। कैसे मजबूत हुई है? 10 लोकसभा की सीटें, मैं आ रहा हूं, हमारे पास 10 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, 19 के चुनाव में सबसे लास्ट का चुनाव है वो। अरे साहब, 19 के चुनाव को तो आपने छल करके जीत लिया, आरोप आपके ऊपर लगा रहे विवेक साइलेंस जी। छल तो वो करते हैं विवेक साइलेंस जी। ठीक है, ओंकार जी, दलित के बेटे को रोकने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी उतारते हैं। ठीक है, छल तो वो करते हैं। ओंकार जी जी, धर्मवीर जी ने अभी एक बड़ी अच्छी बात बताई, कई योजनाओं के नाम गिनाए उन्होंने। इनको ये शायद मालूम नहीं है, योजनाएं बड़ी दीर्घकालीन होती और योजनाएं बहुत दिनों से बन जाती, क्रियान्वित कब होती हैं, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में होती हैं, इसका अंदाज किसी को नहीं रहता है, समय से होती रहती हैं। आजमगढ़ जिले के पहले एमपी थे ठाकुर कालिका सिंह, 1952 में हुए थे, समझे आप? और उन्होंने एक नक्शा बनाया था कि आजमगढ़ का विकास कैसा होना चाहिए। वो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद उस हिसाब से
काम शुरू हुआ है। जो आज आजमगढ़ का विकास हो रहा है वो 1952 में खींच गई थी लकीर, वो गजब के वहां रखा हुआ है, देख लीजिए उसको। तो ये नोएडा अगर ना होता तो जेवर कहां से आ जाता। तो लेकिन ये सब कहने वाली बातें नहीं होती हैं, जनता देखती है आपने और कर क्या रहे हैं। जो भला कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो तो आप करना ही है। तो ओंकार जी हमने किसान ओंकार जी जो मुद्दा हमारा ठीक है, बीएसपी का ऐलान, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में स्पेस पार्टियों के लिए कैसे बच रहा, कितना बच रहा है? एक पार्टी 325 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, स्पेस विपक्षी दलों के लिए कितना बच रहा है? इस बार तो आम आदमी पार्टी भी आ गई, इस बार ओवैसी भी आ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 पार्टियां के 50 पार्टियां आ जाए, जनता फैसला करती है कि इस समय किसको देना चाहिए, जनता फैसला करती है, उचित होगा जिसके हाथ में मगर इस प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए। ठीक है, और वो समय आने दीजिए, भी बहुत समय बाकी है, अभी तो बहुत पानी बहना है। एक बयान पर 1 घंटे की बहस आपने कराई है तो उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है, अभी तो कई बहस आपको करानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर लंबा समय है और ऐसे में क्या हम ये संकेत मान करके चलें कि आपकी पार्टी भी किसी के साथ जा सकती है गठबंधन के साथ में? हमारी पार्टी जैसे चुनाव लड़ती थी वैसे लड़ेगी। ठीक है, विवेक साहलस जी, हमने सपा के साथ विवेक साहलस जी, हमने बसपा के साथ देख लिया। गर्चे 1 साल का वक्त बाकी है। हरीश श्रीवास्तव जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। विवेक सालस जी, गर्चे 1 साल का वक्त बाकी है, मगर महान दल के साथ में आपके पार्टी के प्रमुख ने कहीं ना कहीं गठबंधन कर लिया। बरेली, बदायूं, आगरा, जहां पर शाक के सैनिक, कुशवाहा, मौर्य समुदाय के बीच में उनका आधार है इस दल का। क्या ये काफी है समाजवादी पार्टी के लिए? और ऐसे में ओवैसी का आना उस गठबंधन के साथ में नुकसान कहीं ना कहीं उस सियासी बिसात पर कुछ बिखराव तो दिख रहा होगा आपको। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी पहले ही कह चुके हैं हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, आगे आने वाले समय में आपको और दल दिखेंगे जो छोटे छोटे दल हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 4 साल हो चुके हैं करीब करीब। अब उनको बताना चाहिए प्रदेशवासियों की उन्होंने क्या क्या काम किए। मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के कामों का फीता काट दिया। चाहे लखनऊ मेट्रो हो, एक्सप्रेस वे हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, किसान बाजार हो, कामधेनु योजना हो, मेदांता अस्पताल हो, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, कितने काम आपको बताऊं, कैंसर इंस्टीट्यूट हो, डायल 100 हो, सिर्फ फीता काटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज तक ये नहीं बता पाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो हम जिसका डीपीआर हम बना के गए थे वो तक अभी नहीं बना पाई। 4 साल होने वाले हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख जैसे किसानों को दे रही है वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस की भी तारीख पे तारीख दे रही है। इन जुमलों से हम लोग आगे नहीं निकलेंगे। बीएसपी ये कहती है कि हमारी योजनाओं परियोजनाओं का श्रेय ले लिया सपा ने, सपा ये कहती है कि बीजेपी ये कहती है कि साहब हमने सब कुछ किया। इन सब से इतर सवाल मेरा है कि जो स्थिति अभी की बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जाहिर तौर पर पहली बार बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में खतरे भी हैं, फायदे भी हैं। समाजवादी पार्टी की इस वक्त की जो रणनीति है यही रहने वाली है या बदलाव होगा? देखिए, हम गठबंधन जो कर रहे हैं जब्बार जी वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पे, हम बात करेंगे विकास पे, हम बात करेंगे कानून व्यवस्था पे, हम बात करेंगे रोजगार पे, हम बात करेंगे महिला सुरक्षा पे, हम बात करेंगे महंगाई पे, हम बात करेंगे किसानों पे। इस पे हम वोट मांगने जाएंगे। मगर वो बात क्या जनता को खींच पाते हैं? आपकी वो बातें जनता को खींच कर ला पाती है अपनी तरफ? चाहते हैं कि धर्म और राजनीति पे धर्म और जाति पे हम क्या चाहते हैं वो नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा तो फिर 2017 में आपके पास में एक बैगेज भी था 5 सालों का। हम चाहते हैं कि जनता के मूलभूत मुद्दों पे राजनीति हो, और इसी पे राजनीति होनी चाहिए। हरीश श्रीवास्तव जी को लाए। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी सीधे सीधे गर्चे विवेक सालस जी ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 2017 में शमशान, कब्रिस्तान और बिजली पे, होली, दिवाली, उन तमाम चीजों का जिक्र करके आपने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके चुनाव जीत लिया। इस बार भी वही कह रहे हैं कि यही बीजेपी करने जा रही है, इसलिए हम जो मुद्दे उठाते हैं बेसर साबित हो जाते हैं। ये तो इनकी फितरत है ही है, लेकिन क्या इससे देश का और प्रदेश देखिए, विवेक साइलस जी हमको बताइए, धर्मवीर जी दोनों लोगों की बात का जवाब योजनाओं को लेकर के आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी ने आपको दिया। इनके पास आउटपुट तो कुछ है नहीं, और जहां तक इनकी बात का है, बात जवाब इसी तरह की बात ये लोग 19 चुनाव के पहले कहते थे और इस तरह की आक्रामक रहते थे। मालूम पड़ता था कि उत्तर प्रदेश में क्रांति कर देगा इनका गठबंधन, लेकिन जनता ने जवाब दिया। जनता जानती है कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने
उत्तर प्रदेश की विकास हो, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं हो, उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचे का विकास हो, किसानों को बिजली पानी खाद की व्यवस्था हो, किसानों के उत्पाद की खरीद की व्यवस्था हो, सभी और लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो, एमएसएमई को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, बलात्कारियों को संरक्षण देना हो, बहनों को मरवाना हो, क्या बात कर तो ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना हो, मुझे ऐसा किसानों को पूरा बर्बाद भरोसा करना है हो, कि बेरोजगारों को बर्बाद चूंकि हम लोग इस करना हो। चर्चा के तो मैं बिल्कुल सरकार आखिरी हिस्से में जो कर रही है, एक मैं आखिरी कमेंट मैं आखिरी कमेंट डॉक्टर सुनील कौशिक की तरफ। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, आपके हिसाब से क्या स्थिति बन रही है? आज के इस बयान का कोई मतलब है? संजीदगी में यह बयान दिया गया है या शुरुआत में सिर्फ अपने वोकस को जगाने के लिए मायावती ने बयान दिया? देखो जब्बार भाई, ये समझना पड़ेगा कि हम पिछले 3 इलेक्शनों का एनालिसिस करें जी। कि 2007 में जिस प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, वो 2012 में आकर के वो खत्म कर दिया और समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया। और 2012 से लेकर के फिर 17 में जब चुनाव होता है तो भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया। तीनों राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। और 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे तो जिस तरीके से सपा और बसपा ने गठबंधन किया, उसके बाद जनता ने देखा कि कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है और बीजेपी ने उसी हिसाब से तैयारी की। तो ये सारे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, किसी की सत्ता की बापौती नहीं है। इस प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, जिसको भी समर्थन देगी वो आधा कुचला नहीं देगी, पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन देगी। इसलिए सारे राजनीतिक दल चाहे कितनी भी तिकड़ी बिछा लें, कुछ भी कर लें, 2019 के इलेक्शन में आपने देखा ना, सारे लोग कह रहे थे कि सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। लेकिन बीजेपी के पक्ष में जनता ने मूड बनाया तो दिया। और 2007 में से पहले जिस राजनीतिक दल को समर्थन था, चाहे बहुजन समाज पार्टी और सपा के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता ने मूड बनाया तो पूर्ण बहुमत बहुजन समाज पार्टी को दिया। तो ये आप देखेंगे कि 2000। और दूसरी बात आप देखिए कि आज भी जितने भी सख्त मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है वो सिर्फ बहन मायावती की होती है। जितना भी शासन चलाने की जो चीज़ें थी वो सारे लोग जनता के प्रदेश की जनता में चर्चा होती थी इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है वो बहन जी करती हैं। लेकिन 2012 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को भी उतार दिया इसकी जनता ने। तो ये समझ लें सारे राजनीतिक दल कि आप कुछ भी भूमिका बनाइए, जो जनता ने तय कर रखा है उसी हिसाब से जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं जिन 3 चुनावों को आपने हवाला दिया, पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है। और इस बार क्या होगा, अभी तो 1 साल बाकी है। इसी नोट के साथ में आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, विवेक सालस जी, हरीश श्रीवास्तव जी, ओंकार नाथ जी, सुनील कौशिक साहब, धर्मवीर चौधरी साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे साथ इस ऐलान पर, बीएसपी के ऐलान के बाद में स्थितियां क्या बन रही हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी कितना स्पेस बचा है अपने अपने फैसलों में बदलाव करने के लिए, इन तमाम चीजों को अभी बहुत बार देखना होगा, समझना होगा। शायद ये पार्टियां अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव भी करें, मगर 2007, 2012, 2014, 2017, 2019 और 2018 का उपचुनाव, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव था, ये सारे ट्रेंड ये बताते हैं कि इस बीच में जनता का मिजाज वही बनेगा जो पार्टी अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहेगी, या फिर जनता जिस पर विश्वास करेगी, या जो जनता को समझाने में कामयाब रहेगी। आज की इस चर्चा में इतना ही।